Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to NOAA Success Series 2020. कहते हैं कि कामयाबी और नाकामी के दरमियान फासला महज एक कदम का होता है. अगर एक कदम पीछे हट जाएं तो नाकामी, और एक कदम आगे बढ़ जाएं तो कामयाबी, और अगर दरमियान में ठहर जाएं तो महज हजूम, और ठहरने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती. 40,000 से ज़ायद CSS एस्पिरेंट्स के हजूम से एक कदम आगे बढ़ाकर कामयाबी हासिल करने वाली आज की नोआ स्टार अमारा हमारे साथ मौजूद हैं. काबिलियत के लिहाज से अमारा मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनकी एलोकेशन इंफॉर्मेशन ग्रुप में हुई है. आइए आज उनकी कामयाबी की दास्तान उन्हीं से सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम अमारा. वालेकुम अस्सलाम. हमारा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपकी एलोकेशन इंफॉर्मेशन ग्रुप में हुई है और वो भी पंजाब से. तो हमारा सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो सफ़र है फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू सिविल सर्विस, इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? बेसिकली जो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की थी तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक इंजीनियर हैं, तो प्राइमरी मोटिवेशन वहीं से थी. लेकिन ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग मैंने जो आई वाज इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो मैंने एक वेलफेयर ट्रस्ट के साथ काम किया था. तो इस वेलफेयर ट्रस्ट में मैंने जो था वो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्ट किया था. वहीं पर मेरा कुछ सिविल सर्वेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ था. तो देयर आई रियलाइज दैट सिविल सर्विस एंड पब्लिक सर्विस वॉज माई कॉलिंग. सो आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम and I cleared that, and now alhamdulillah I'm here. माशाल्लाह. तो हमारा you have cleared CSS in your first attempt. तो first attempt में CSS clear करना और ऐसे subjects में जैसे sociology की बात कर लूँ मैं, आपके 74 मार्क्स है सोशियोलॉजी में, दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट टू इन CSS 2020 जब सोशियोलॉजी का पेपर बहुत बुरी तरह टारगेट भी हुआ है. तो ये जो तैयारी है, अगर आप अपनी इस तैयारी को सम अप करें कि किस तरह से आपने तैयारी की, तो आप क्या बताएंगे? बेसिकली जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी जुलाई 2019 में, तो मेरे पास जो था वो हार्डली जो थे वो 7-8 मंथ्स थे. तो आफ्टर ग्रेजुएशन सबसे पहले तो मुझे ये इशू था कि सब्जेक्ट्स कौन से सेलेक्ट किए जाएं. तो ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ लगाया था, तकरीबन अगस्त का सारा मंथ, कि कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाएं. तो सोशियोलॉजी ये था कि मैंने जब अपनी अंडर ग्रेजुएट में जो था वो सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, उसमें मैंने कार्ल मार्क्स की थेरीज वगैरह पढ़ी थी, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था. तो सोशियोलॉजी में नंबर आने की एक वजह तो ये है कि उसमें मेरा इंटरेस्ट था, और दूसरा जो इतना कम अरसे में कैसे तैयारी की वो इसलिए कि जब मैंने सितंबर में जो थी अकेडमी ज्वाइन कर ली थी, तो फिर ये जो 5-6 मंथ्स थे उसमें जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी कर ली थी 1 मंथ में सही टाइम लगा के. तो फिर अकेडमी ने जो था वो प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ बना दिया था, और साथ साथ रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस और मॉक्स के साथ. तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरा क्लियर हुआ उसके पीछे जो है इन चीज़ों का काफ़ी हाथ है. तो हमारा दैट मीन्स कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत क्रूशियल है CSS के लिए, कि सब्जेक्ट्स जो हैं अगर आपके रिटर्न में अच्छे नंबर हों तो आपकी एलोकेशन काफ़ी हद तक यकीनी हो जाती है. तो अगर हम बात करते हैं इंग्लिश एसे की, तो आपका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, एसे जो है वो बहुत मुख्तलिफ है. तो आपने एसे की तैयारी किस तरह से की? जो इंग्लिश एसे उसमें सबसे पहले तो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको डर ही होता है कि कहीं एसे में फेल ना हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 99% को तो वो एसे में फेल कर देते हैं. तो एसे के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, सबसे पहले तो आपकी ना रीडिंग हैबिट होनी चाहिए. अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो ही आप अच्छा रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो ही आप अच्छा जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो एसे के लिए आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. हुआ ये था कि जब मैंने एसे की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी सितंबर में, तो और जब मैंने मॉक्स सबसे पहले तो मैंने उसकी आउटलाइंस बनाना शुरू की थी, आउटलाइंस और इंट्रोडक्शंस. तो सबसे पहले तो ये होता था कि बहुत ज़्यादा आगे से सबसे पहले तो टीचर्स कहते थे कि नहीं ये सही नहीं है, तो वो जो एक करेक्शन प्रोसेस था उससे गुजर के फिर मैंने 2 मॉक्स दिए. तो आई एक्चुअली फ्लंक्ड दोज बोथ मॉक्स. तो उसके बाद जो फाइनल मैंने अपना यहाँ पे सर आरिफ को अपनी आउटलाइंस दोबारा चेक कराई, इंट्रोडक्शंस चेक कराए, और फिर मैंने फुल फ्लेज ऐसे चेक कराया. तो जब मैंने जो फाइनल जनवरी में मॉक हुआ था, तो फाइनली जब वो मैंने पास किया तब मुझे थोड़ा सुकून है कि हाँ अब मैं जो हूँ फाइनली ऐसे अटेम्प्ट कर सकती हूँ. तो ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस से ही ऐसे जो है ना आप एस कर सकते हैं CSS का. तो हमारा जब आप एसेज लिखती थी तो क्या आप पास पेपर्स वाली एसेज अटेम्प्ट करती थी या रैंडम टॉपिक्स पे लिखना शुरू करती थी? मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये था कि पास पेपर्स CSS के पास पेपर से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी आप अगर 10-12 साल के पिछले पेपर्स निकाल लें तो ज़रूरत नहीं रहती कि आप इधर उधर के मतलब डिफरेंट रैंडम टॉपिक्स पे करें. तो जब आपके पास एक वो स्ट्रैटेजी आ जाती है कि हाँ जो है एग्जामिनर के माइंड में कैसे चल रहा है, वो एजुकेशन है तो उसमें किस डायमेंशन में जा सकता है, हेल्थ है तो वो किस डायमेंशन में जा सकता है. तो मैंने पिछले 10-12 साल के पास पेपर्स
निकाल लिए थे और उसी के एसेस जो थे उन्हीं की आउटलाइंस वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी. तो इसका मतलब है आपने ऐसे पे काफ़ी अच्छी खासी तवज्जो दी है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर लोग जो है ना, वेरी ट्रू, क्योंकि हम नॉर्मली एस्पिरेंट्स जो हैं वो ऐसे की तैयारी नहीं करते इतनी ज़्यादा, तैयारी करें तो ऐसे भी इतना मुश्किल नहीं होता फिर. तो हमारा अगर हम बात करें इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन की, ऐसे के बाद जो उससे कम थोड़ा सा या कुछ लोगों के उससे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट भी होगा, तो अगर हम प्रेसियन कॉम्पोजिशन की बात करें तो उसमें प्रेसी की तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेसी पास करना बहुत ज़रूरी है. तो क्या आप प्रेसी जो है उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी, लाइक आपने वीक में दिन फिक्स किए हुए थे मैंने इस दिन प्रेसी की तैयारी करनी है, या एंड पे जाके ग्रामर पढ़ी आपने? प्रेसी का ये था कि अब जितना, क्योंकि 5-6 मंथ्स थे, ज़्यादा तैयारी के लिए टाइम भी नहीं था, आपने कंपल्सरीज भी कवर करने होते थे, तो प्रेसी में रेगुलरली प्रैक्टिस तो नहीं कर सकती थी, लेकिन ये होता था कि हर दूसरे दिन 2 दिन छोड़ के मैं एक प्रेसी पास पेपर्स, वही 10-12 साल के पास पेपर्स उठा के उनमें से एक प्रेसी जो थे वो लिख के यहाँ पे मैं चेक करवा देती होती थी. तो इसी तरीके से, मतलब रेगुलरली नहीं, लेकिन ये है कि हफ्ते में 3-4 प्रेसीज जो है वो आपको रेगुलरली चेक करानी चाहिए, उसी से जो है ना फिर आपकी प्रेसी की अच्छी प्रैक्टिस होती है. तो हमारा आपके जो प्रेसियन कॉम्पोजिशन की पूरी तैयारी है उसमें और भी बहुत सारी छोटी चीज़ें आती हैं, इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियोमैटिक फ्रेजेस, ट्रांसलेशन, पंचुएशन, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह वगैरह. तो इन सब के लिए डिड यू गिव लाइक ड्यू टाइम, या आपकी पहले से ग्रामर अच्छी थी और आपको जरूरत नहीं पड़ी? अच्छा, उसमें ये है कि अगर आप सिर्फ प्रेसी पे या कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करते हैं तो प्रेसी में लोग एक मार्क से रह जाते हैं. तो हर चीज़ को, मतलब ये है कि ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबुलरी, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि एट द मतलब मैंने जो थे अगर 500-600 किए थे तो उसमें पेपर में 2-3 जो है वो आ जाते थे, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको कम्प्लीटली छोड़ दें, उसको भी आप तैयार करें. और ट्रांसलेशन के लिए ये था कि एक तो पास पेपर्स, उसके अलावा जो है उर्दू न्यूज़पेपर, उससे कोई पैरा लेके उसकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन वगैरह कर लें. लेकिन ये कि सिर्फ प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन पे नहीं रिलाई करना चाहिए, बाकी चीज़ों को भी टाइम देना चाहिए, और इतना नहीं देना चाहिए कि मतलब हर जो कंपोनेंट है प्रेसी का उसको जो है एम्पल टाइम मिलना चाहिए, किसी को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. यस, बिकॉज एट द एंड आपको सब पास करना है. ऐसा ही है. तो हमारा अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड नॉलेज है उसमें, तो उसको जामे करना और उसको फिर पेपर में रिप्रोड्यूस करना और उसके नोट्स बनाना, वो आपने किस तरह से किया? करंट अफेयर्स का ये कि करंट अफेयर्स की तैयारी मैंने साथ साथ नहीं की थी, क्योंकि आप उसका जो पेपर है वो जनवरी में बनता है, जो जनवरी के लास्ट में बनता है, तो उसके लिए ये है कि लास्ट मंथ में दिसंबर में तकरीबन 1-2 हफ्ते मैंने जो थे ना वो करंट अफेयर्स के लिए सेपरेट कर दिए थे. लेकिन ये नहीं है कि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना छोड़ दें. आप जैसे ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो मैं अखबार पढ़ती थी तो साथ साथ मैंने फ्लैश कार्ड्स की एक ऐप रखी हुई थी, तो अगर मुझे उसमें कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट लगता था वो मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दी थी. फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल विमेन है, एजुकेशन है, वो सब चीज़ें उसके अंदर जाती जा रही थी. या अगर कोई पाक चाइना रिलेशंस हैं, पाक इंडिया टेंशंस हैं, तो उनकी चीज़ें सब उसके अंदर जा रही थी. और एंड में वो जो 2 हफ्ते थे जब मैंने करंट अफेयर्स की तैयारी करनी थी, तो वो जो सारी चीज़ें मैंने फ्लैश कार्ड्स में जमा की हुई थी उसको मैं एक जगह पे ले आई थी. और करंट अफेयर्स की तैयारी जो है ना वो उसी टाइम में होती है, और फिर जब वो पेपर आता है तो वो उससे बिल्कुल रेलिवेंट होती है. सही. और इसका फ्लैश कार्ड बनाने से आपके पेपर वाले दिन भी हेल्प हो जाती है. और वो जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में हेल्प नहीं करते, वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करते हैं और एसए में भी हेल्प करते हैं. तो पाकिस्तान अफेयर्स से मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या आपने पाकिस्तान अफेयर्स का हिस्ट्री वाला पोर्शन भी तैयार किया था, या डिड यू रिलाई मोर ऑन द कंटेम्प्रेरी अफेयर्स? ये जो था ना, ये मैंने पाकिस्तान अफेयर्स में प्री पार्टीशन छोड़ दिया था, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, और वो उसका नुकसान हुआ था मुझे, क्योंकि जो इंटरव्यू था ना इस दफ़ा का वो टोटली आपका पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री से था. तो वो मैं तो मशवरा दूंगी कि ना छोड़ें, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया था कि मैंने ज़्यादा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पे फोकस किया था. सही. तो अगर हम बात करें इस्लामियात की, इस्लामियात जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले तो यही एम्बिग्विटी क्लियर नहीं हो रही होती एस्पिरेंट्स को कि वेदर दे शुड ऑप्ट इस्लामियात इन इंग्लिश और उर्दू. जब ये एम्बिग्विटी क्लियर हो जाती है फिर आ जाता है मसला कि कितनी आयात लिखनी है, कितनी आयात याद करनी पड़ेंगी, उनके तर्जुमा याद करना पड़ेगा. तो क्या आपने आयात वगैरह लिखी थी? और पहले तो आप ये बताएंगे कि आपने इंग्लिश में रखी थी या उर्दू में, और फिर ये कि क्या आपने आयात और उनके तर्जुमा लिखा था या सिर्फ मफहूम से गुजारा चला रही है? इस्लामियात के लिए ये कि मैंने इंग्लिश में रखी थी, उसकी 2-3 रीजंस थी. एक तो ये था, सबसे पहले मैंने सोचा कि उर्दू में रखूं कि ना रखूं, लेकिन फिर मैंने सोचा जब आप 11 के 11 पेपर जो हैं वो इंग्लिश में दे रहे हैं, और अगर आप ये इस्लामियात का उर्दू में देंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा. तो मेरा इंग्लिश सेलेक्ट करने की प्राइमरीली रीज़न ये भी थी. और दूसरा, मैंने एक दफ़ा उर्दू लिख के भी देखी थी कि मैं लिख सकती हूँ स्पीड से, तो वो मैं नहीं लिख पा रही थी, तो फिर मैंने इंग्लिश को कंटिन्यू किया. और आयात वगैरह के लिए ये है कि जब आप इस्लामियात का पेपर दे रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी इसी वजह से आती है अगर आप उसमें आयात और रेफरेंसेस कोट करते हैं. तो वो ये था कि मैंने
15 मतलब ऑलमोस्ट 50 to 60 ऐसी आयात और उसका बना के रख लिया था जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में जो है वो यूज़ हो सकें. तो मैं इतनी तो नहीं कोट कर सकी थी, मैक्सिमम मैंने जो है वो 7-8 कोट की थी हर उसमें. लेकिन वो ये कि अगर आपके पास एक ज़ख़ीरा हो जिसमें आपने आयात और जो है उनके ट्रांसलेशंस लिखी हों तो उसको एट द एंड ऑफ द डे और पेपर वाले दिन वो आपको काफ़ी हेल्प करती है. लेकिन जो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो आयात याद करें बड़ी बड़ी, आप ट्रांसलेशंस भी लिख सकते हैं सिर्फ, और आयात आप मैक्सिमम जो है वो 10-12 याद कर लें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स में यूज़ हो सकें. ठीक हो गया, मतलब आयात लिखें, लेकिन जाहिर बात है रिटेंशन पावर हर एक की बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो अपनी कैपेसिटी होती है. सही, तो आप ऐसी आयात तैयार कर लें जो मुख्तलिफ सवालों में इनकॉर्पोरेट की जा सके. सही हो गया. तो हमारा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस, जेंडर स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी और यूएस हिस्ट्री. ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करते हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ वन सब्जेक्ट जिसके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि वो इतना स्कोरिंग नहीं होता, हर दूसरे साल का नंबर कम आ जाते हैं. तो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस रखा हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था इससे? अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस ये है कि नंबर नहीं देता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. और दूसरा मेरा उसको चूज़ करने की वजह भी यही थी कि जब मैंने उसको स्टार्ट में पॉलिटिकल साइंस और आईआर के दरमियान में कंफ्यूज थी तो मैंने उनके पास पेपर्स चेक किए. आईआर जो था वो ज़्यादा उसमें ये होता है कि इतनी आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती. पॉलिटिकल साइंस में आपको सारे जो हैं वो फिलोसफर्स वगैरह उनकी क्रैमिंग करनी पड़ती है. और आईआर का फ़ायदा ये भी है कि अगर आप उसकी थेरीज वगैरह समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि उसकी थेरीज की लगता वो करंट अफेयर्स जैसा है, लेकिन उसमें आपको थेरीज की एप्लीकेशन करनी पड़ती है. तो जब आप थेरीज की एप्लीकेशन वगैरह करते हो तो उससे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है. वो सिर्फ आपको आईआर में हेल्प नहीं करती, वो आपको एसए में हेल्प करती है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती है. तो आईआर चूज करने की वजह मिली. बिल्कुल सही कह रही है, मतलब ओवरलैपिंग उसकी है, और ओवरलैपिंग ना भी हो तो सब्जेक्ट पढ़ने की नोयत एक जैसी है. वेरी ट्रू. तो हमारा यू हैड 74 मार्क्स इन सोशियोलॉजी. तो सोशियोलॉजी तो इस साल लोगों के नंबर ही नहीं आए. आप अगर BMCs उठा के देखें तो 40, 45, 48 इस तरह नंबर है, एंड यू गॉट 74 मार्क्स. तो आपने अपनी तैयारी में ऐसा क्या मुख्तलिफ किया था सोशियोलॉजी में कि आपने इतना बेहतर स्कोर किया बाकियों से? सोशियोलॉजी की तैयारी करते हुए क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी रखी थी, उसके साथ मेरा क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ था. ये तीनों सब्जेक्ट्स जो थे वो काफ़ी ओवरलैप करते थे. तो वो जो जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी है उस सब्जेक्ट ने मुझे सोशियोलॉजी में काफ़ी हेल्प की. उस सब्जेक्ट से भी काफ़ी जो थे वो रेफरेंसेज और कोटेशंस वगैरह मैंने जो है उसमें कोट की. उसके अलावा मैंने बहुत डाइवर्स जो थे वो सोर्सेज यूज़ किए थे. सोशियोलॉजी के लिए मैंने तो हॉटन एंड हंट की किताब यूज़ की थी. क्वालिटी सोर्सेज जो है ना उनका यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा टागा की एक किताब है वो यूज़ की थी सोशियोलॉजी के लिए. तो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से, बजाय इसके कि मैं एक सोर्सेज पर रिलाई करती, 3-4 सोर्सेज से मैंने जो उसकी प्रिपरेशन की थी, रिसर्च पेपर्स वगैरह यूज़ किए थे. तो मुझे लगता है कि जो सोशियोलॉजी में अच्छे नंबर आने की वजह है कि मैंने जो है वो ज़्यादा सोर्सेज कंसल्ट किए थे और क्वालिटी पर फोकस किया. ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ना सोशियोलॉजी, जेंडर, इसमें मार्केट में बहुत सारी किताबें और ऑलमोस्ट सारे CSS एस्पिरेंट उन्हीं किताबों से लिखते हैं, तो बहुत ही एक जैसे पेपर लग रहे होंगे एग्जामिनर को भी. तो व्हेन यू रिलाइड ऑन द ऑथेंटिक सोर्सेज जो कि अच्छे, मतलब हॉटन एंड हंट और ये टागा की किताब जो है ये अच्छी किताब कंसिडर की जाती है सोशियोलॉजी की. और नॉर्मली आई गेस ये जब MSc प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती है. तो इसका मतलब हमारे CSS एस्पिरेंट्स के लिए आपके जवाब से टेक अवे ये है कि अच्छे सोर्सेज पर रिलाई करना बहुत ज़रूरी है. क्वालिटी सोर्सेज पर रिलाई करना बहुत ज़रूरी है. तो हमारा अगर हम बात करें कि इस पूरी तैयारी में आपने बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट सब्जेक्ट को तैयार कर स्ट्रैटेजीज मुख्तलिफ हुई होंगी. तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि व्हाट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर CSS, तो आप वो एक चीज़ क्या कहेंगी? अच्छा, मेरे लिहाज से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं. कुछ लोग ये होते हैं कि बस एक चीज़ एक उन्होंने सोर्स पकड़ा और उसी से सारी चीज़ें कर ली. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट है, उसमें ये कि ज़्यादातर बहुत सी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं. लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक हेनरी किसिंजर की किताब है वर्ल्ड ऑर्डर. उसके अलावा जो FPSC ने खुद रिकमेंड की हुई हैं किताबें, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो इस तरीके से 3-4 सोर्सेज से पढ़ना मेरे लिहाज से क्वांटिटी की बजाय आपको क्वालिटी पे फोकस करना वो ज़्यादा मेरे लिहाज से जो है पूरे CSS की जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसके अलावा आपका जो एक स्केड्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि 5-6 मंथ्स होते हैं और आपने 12 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं. तो कभी कभी तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा. वो अगर आपके पास एक प्लान हो कि हाँ मैंने एक मंथ में जो है वो इतने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और इतने ऑप्शनल्स कवर करने हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल है. तो स्केड्यूल और क्वालिटी रीडिंग, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसका मतलब है टाइम टेबल मेकिंग, अपनी स्टडीज़ को डिवाइड करना कि मैंने इस मंथ में ये तैयारी करनी, उस मंथ में ये तैयारी करनी, दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर CSS. तो आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी फिर क्या थी?
रिविजन स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि मैंने ऑलमोस्ट अपनी रिविजन जो थी वो जनवरी में स्टार्ट की थी, काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मेरा सिलेबस काफ़ी जो था वो लेट ख़त्म हुआ था। तो उसमें ये था कि जो मैंने अपने फुल नोट्स बनाए हुए थे रिविजन स्ट्रेटजी में, मैंने उन जो फुल नोट्स थे उनको 2-3 पेजेस में जो था ना वो कंडेंस कर दिया था इस तरीके से। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इंपॉर्टेंट थी जो कि पेपर में आने वाली थी या पेपर चांसेस थे कि वो पेपर में आ जाएं, उनको जो था वो मैंने बोल्ड करके और उन्हीं पेजेस पे जो था ना वो साइड पे लिख लिया था ताकि अगर वो आ जाएं तो उसमें मेरा हेल्प हो सके। तो लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स कन्वर्जन, उसके अलावा जो है साथ रिविजन करते हुए आपको मॉक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे और लिखेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपनी एवेल्यूएशन नहीं कराएंगे तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमारा इस पूरी जर्नी में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सपोर्ट यू, या जो आपको मोटिवेट रखते हैं या आपकी हिम्मत बंधाते रहते हैं, तो डिड यू हैव दोज पीपल अराउंड यू एज वेल? Yes, I had a lot of people. सबसे पहले तो my parents, I had the unflinching support. उसके अलावा my siblings, my friends and also teachers also played a very important role. particularly जब आप अकेडमी में थे तो अकेडमी में आपको कंटिन्यूस एवेल्यूएशन की ज़रूरत होती है। आप खुद ही से अपने आप को एवेल्यूएट उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना दूसरा बंदा आपको आपके फ्लॉज बता सकता है। तो डिफरेंट लोग थे, उन सब ने जो है मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया। तो हमारा इस पूरी तैयारी में खुद को मोटिवेट रखना और अपने आप को स्ट्रैक रखना और ये कि एग्जॉस्ट ना हो जाए बंदा, तो आप किस तरह मोटिवेट रखती थी खुद को? अच्छा, जो ये CSS की जर्नी है, इट्स जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 2 years। तो इसमें ये कि बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग जर्नी होती है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपसे चीज़ें नहीं हो रही होती तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो उसके लिए ये था कि अपने आप पे मतलब इतना जुल्म ना करें। अगर आप कंटिन्यूसली 7 days तो नहीं बंदा पढ़ सकता, इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं होती। तो अगर आप 4 दिन अपने टारगेट्स अचीव करते हैं तो 1-2 दिन अपने आप को रेस्ट दें, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मेरा ये था कि अच्छी मूवीज़ देख लें, उससे ये मोटिवेशनल मूवीज़ देख लें या दिमाग को थोड़ा सा सुकून देने के लिए मूवीज़ देख लें। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिससे जो है वो बंदा रिलैक्स रहता है इस जर्नी में और उसको मोटिवेशन मिलती है कॉन्स्टेंटली आगे मूव करने की। वेरी नाइस। तो हमारा आपकी एलोकेशन पंजाब से हुई है और पंजाब से एलोकेशन सबसे मुश्किल है होना। तो हमारे जो CSS के एस्पिरेंट्स हैं और जो व्यूअर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन रेशो भी ज़्यादा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि हमारे जो व्यूअर्स हैं मोस्टली शायद पंजाब से ही होंगे। तो आप पंजाब के लोगों को, पंजाब के CSS एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? पर्टिकुलरली पंजाब के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, जनरली मैं तमाम CSS एस्पिरेंट्स के लिए ये कहूँगी कि जो CSS की जर्नी है ना, उसमें ये कि हम ज़्यादातर अपनी डेस्टिनेशन पे फोकस करते हैं और हम जर्नी को एंजॉय करना भूल जाते हैं। जब आप इस जर्नी में एंजॉय करके पढ़ेंगे और चीज़ों को ये समझ के पढ़ेंगे कि मुझे हर दिन जो है वो एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है, तो वो जो जर्नी है वो आसान भी हो जाएगी और दूसरा आपको जो चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे जो अल्टीमेटली आपको जो है फाइनल एग्जाम में हेल्प करेंगे। आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव और नज़रिया बदल जाएगा। तो इस लिहाज से करें। और दूसरा ये है कि स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो जो हैं वो काम जो है वो नहीं करे। तो यही 2-3 चीज़ें हैं कि हार्डवर्क, परसिवरेंस और साथ साथ अपनी जर्नी को एंजॉय करें। और CSS की ये जो जर्नी है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अमारा, आपने बहुत ही डिटेल तरीके से हमारे एस्पिरेंट्स को बताया कि किस तरह से तैयारी हो सकती है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को किस तरह से तैयार किया जा सकता है और किस तरह के सोर्सेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियों से हमकिनार करे और आपको मजीद तरक्कियाँ दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद थी अमारा, जिनकी लोकेशन पंजाब से इंफॉर्मेशन ग्रुप में हुई है। अमारा ने बहुत ही बारीकी से इंडिविजुअल सब्जेक्ट से बताया कि किस तरह से उन्होंने CSS की तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में CSS क्लियर कर लिया। हम आएंगे दोबारा एक नई कामयाबी की दास्तान लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।